बात उस खबर की करते हैं जो इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण के भगवा बिकनी पहनने और उससे बेशर्म रंग कहने पर विवाद बढ़ गया है। अब हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने पठान के रिलीज होने पर सिनेमा हॉल फूंकने की धमकी दी है। तो वहीं कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान के नेगेटिविटी पर दिए गए बयान के बाद सियासत भी तेज है। पठान की सियासी चाल, भगवा बिकिनी पर बवाल। फिल्म पठान में दीपिका पादुकोण का भगवा बिकिनी पहनना और फिर बेशर्म रंग गाने का बोल, क्या ये महज इत्तेफाक है? और अगर ये इत्तेफाक है तो फिर क्या कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शाहरुख खान का नेगेटिविटी पर ज्ञान ये एक इत्तेफाक है? पहले आप शाहरुख खान के उस बयान को सुनिए जो उन्होंने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में दिया था। I read somewhere that negativity increases social media consumption and thereby increases its commercial value as well. Such pursuits enclose the collective narrative, making it divisive and destructive. Cinema exposes the vulnerability of human nature by telling stories in their simplest form, as they are lived. बॉलीवुड और हॉलीवुड लगातार इस प्रयास में रहता है किस प्रकार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाए, हिंदू देवी देवता का किस प्रकार से अपमान किया जाए, साधु संतों का रंग, यह राष्ट्र का रंग, यह देश का रंग, सनातन संस्कृति का रंग, भगवे का जिस प्रकार से पठान पिक्चर में दीपिका पादुकोण के द्वारा एक बिकनी के रूप में हमारे आत्मा की ठेस पहुंचाई जा रही है, ये बहुत दुखद है। और शाहरुख खान के इस बयान के बाद फिल्म पठान पर विवाद और बढ़ गया। पूरे देश में हिंदू संगठनों ने भगवा के अपमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश तक पठान फिल्म का विरोध हो रहा है। जान करके ये जो तीन बॉलीवुड में जो है खान आ गए हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ये तीनों खान मिलकर के पूरे देश में अश्लीलता की गंदगी फैला रहे हैं और लगातार जो है तो सनातन धर्मावलंबियों की भावना को आहत कर रहे हैं। हिंदू समाज का अपमान करना, हमारे मानव बिंदुओं को ठेस पहुंचाना, सनातन परंपराओं को मानने वाले अपमानित हों, इस हेतु ये पठान मूवी के अंदर इस प्रकार के चित्रण दिखाए गए हैं। हिंदू समाज का बार बार अपमान करने से इनको पता है कि जब हम अपमान करेंगे तो हमारा विरोध होगा तो हमारी फिल्म की प्रचार प्रसिद्धि हो जाएगी। पूजनीय वंदनीय साधु और संतों द्वारा पठान फिल्म के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें प्रस्तुत की गई हैं। कई सारे हिंदू संगठन और सोशल मीडिया पर भी इसकी कड़ी आलोचना हो रही है। ओछी पब्लिसिटी बटोरना क्या साजिश के तहत यह भी एक षड्यंत्र है? महाराष्ट्र में वर्तमान में हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है। महाराष्ट्र की भूमि पर हिंदुत्व का अपमान करने वाली कोई भी फिल्म या सीरियल प्रॉब्लमेटिक और कहीं पर भी हमारी भावनाएं दुखती हैं तो सेंसर ने उसे देखकर एडिट करके फिर उसे रिलीज़ करना चाहिए। पर मुझे लगता है अगर कोई चीज़ हमारी भावनाओं के साथ, हमारे चीज़ों के साथ अगर खेली जाती है तो मुझे लगता है सेंसर बोर्ड इज़ ऑलवेज देयर और उन्हें अपना काम करना चाहिए। हम भी बहुत पॉजिटिव है कि हमारे देश के जितने भी स्टार्स हैं उनकी पिक्चरें हैं, उन्हें बॉयकॉट ना करते हुए हमारे देश को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उनका बहुत बड़ी मदद लगती है। अब कोलकाता फिल्म फेस्टिवल विवादों में घिर गया है। कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में अमिताभ और शाहरुख खान को बुलाया गया, लेकिन अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती को नहीं बुलाए जाने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। अमित मालवीय ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुए अरिजीत का वीडियो शेयर कर भगवा से नफरत करने वाले लोगों को जवाब दिया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ममता अरिजीत से गाना गाने की रिक्वेस्ट कर रही हैं और अरिजीत रंग दे तू मोहे गेरुआ गा रहे हैं। रंग दे तू मोहे गेरुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 9 दिसंबर को तवांग में क्या कुछ हुआ, इसकी तस्वीरें भारत 24 ने आप तक पहुंचाई। भारतीय सेना ने जिनपिंग की सेना को कैसे पीटकर भगाया, इसका सबूत भी मिल गया। सेना की ईस्टर्न कमान के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता पहली बार बताया है कि तवांग में भारतीय सेना के जवानों ने कैसे चीनी सैनिकों को पीटा और कैसे चीनी सैनिकों के साथ अपने साथियों को छोड़ करके वहां मैदान से भाग खड़े हुए।
हिंदुस्तान की ललकार, ड्रैगन देश में हाहाकार। एलएसी पर जब जब चीनी आएंगे, पिट कर जाएंगे। तवांग में क्या हुआ? भारतीय सेना ने किस तरह से जिनपिंग की सेना को पीट पीट कर भगाया, इसका सबूत मिल गया है। तवांग में मुंह की खाने के बाद जिनपिंग की सेना बिल में दुबक गई है, तो भारतीय सेना एलएसी पर और मजबूती से खड़ी हो गई है, ताकि ड्रैगन को भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। तवांग में भारतीय सेना के शौर्य को देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। 9 दिसंबर को एलएसी पर क्या हुआ? 17,000 फीट की ऊंचाई से चीनी सेना कैसे भीगी बिल्ली बनकर भागी, ये बताया है ईस्टर्न कमांड प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आरपी कलिता ने। All across the northern borders, there are differing perception of the lines of actual control, and there are 8 recognized disputed areas where the lines of the differing perceptions are acknowledged by both sides. So, in one of those areas where there is a differing perception of the LAC, the PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly and resolutely by our forces on ground, which led to some amount of physical violence. But I am happy to say that it was contained at the local level, and resorting to the existing bilateral mechanisms and protocols which are in place. सुना आपने कैसे भारतीय सेना के जवानों ने जिनपिंग की सेना को एलएसी पर धोया है। चीन की पुरानी आदत है, पहले वो दूसरे की जमीन को अपना बताता है, फिर वहां पेट्रोलिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन अब उसकी ये चाल भारत के साथ कामयाब नहीं होने वाली है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाला भारत है, जो झुकता नहीं बल्कि दूसरों को झुकाता है। और 9 दिसंबर को तवांग में भी कुछ ऐसा ही हुआ। चीनी सैनिक आए तो थे भारतीय पोस्ट को हटाने के लिए, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उनके अक्ल ठिकाने लगा दी। गनीमत रही कि चीनी सैनिक अपना सामान छोड़कर भाग खड़े हुए। तवांग में झड़प के बाद चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना तैयारी में जुट गई है। पूर्वोत्तर सीमा के पास भारतीय वायुसेना की एक्सरसाइज हुई। ईस्टर्न सेक्टर में भी वायुसेना ने अपनी ड्रिल को बढ़ा दिया। चालबाज चीन को चित करने के लिए वायुवीरों का शक्ति प्रदर्शन किया। ड्रैगन फिर से डंक न मार सके, फिर से घुसपैठ की कोशिश न करे, इसके लिए भारतीय सेना के जांबाज फुल एक्शन में है। चीन और भारत के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद तवांग में सीमा पर लगातार हम देख रहे हैं कि युद्धाभ्यास जारी है। लगातार 2 दिन से ये युद्धाभ्यास जारी है। 15 और 16 दिसंबर 48 घंटे का ये समय जहां देश अपने इन तमाम जवानों पर गौरव महसूस कर रहा है, तो वहीं इस युद्धाभ्यास की तमाम तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और इंडियन एयरफोर्स की तैयारियां किस तरह से, ये भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। किस तरह से रफाइल और सुखोई लगातार आसमान में उड़ान भर रहे हैं, चिनूक आसमान में उड़ान भर रहे हैं। तमाम वो फाइटर जेट्स जो फ्रंट लाइन पर तैनात हैं, तमाम वो फाइटर जेट्स, हेवी फाइटर जेट्स लगातार आसमान में उड़ान भरते हुए और इनकी गर्जन के साथ चीन के जो शी जिनपिंग हैं, उनके पाए तख्त के जरूर कांपते हुए नजर आ रहे होंगे। चीन के हौसले जरूर पस्त हो रहे होंगे। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अगर बात इस युद्धाभ्यास की ही कर लें, तो इस टकराव से पहले ही इस युद्धाभ्यास की चर्चाएं तेज थी, इस युद्धाभ्यास की तैयारियां की जा रही थी। इसका इस बहुत तनाव के साथ लेना देना नहीं है। ये सिर्फ ये जांच परख करने के लिए है कि हमारी सेना कितनी तैयार है। हमारी सैन्य तैयारियों की जांच के लिए ही इसे काफी अहम बताया जा रहा है। तवांग से अमृता गर्ग के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अब बात हम मध्य प्रदेश की करें। मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव है और सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस एक बार फिर से संगठन में सर्जरी करने में जुट गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरीके से बदलने वाली है। 2 पदों पर मौजूद नेताओं पर फिर से गाज गिर सकती है। 70 से ज्यादा उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिवों को कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। मध्य प्रदेश में बदलेगी कांग्रेस।
2018 के फॉर्मूले को 2023 में दोहराएगी कांग्रेस। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही मध्य प्रदेश कांग्रेस में खलबली मची हुई है। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनाव है और कांग्रेस अभी से विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुटी है। राहुल गांधी और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ एक बार फिर से कांग्रेस को धार देने में जुट गए हैं। चुनाव से पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी है। कमलनाथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी में फेरबदल करने जा रहे हैं। पार्टी में सक्रिय नहीं रहने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिरनी तय है। नई टीम में 40 से 50 पदाधिकारियों के हाथों में होगी चुनाव की कमान। कार्यकारिणी में अनुभवी नेताओं को मिलेगी जगह। 70 से ज्यादा उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव होंगे बाहर। 5 से 6 विधायकों की महामंत्री पद से छुट्टी संभव। करीब 50% पदाधिकारी लड़ेंगे चुनाव। 2023 में विधानसभा चुनाव हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों के जाने के बाद अब कांग्रेस नए चेहरे के साथ सक्रिय नेताओं पर दांव लगाने की रणनीति बना रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में 2-2 पदों पर रहने वाले नेताओं के काम में भी बदलाव की तैयारी है। पार्टी चुनाव लड़ने वाले नेताओं के ऊपर से काम का बोझ कम करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को उपाध्यक्ष के पद से मुक्त किया जा सकता है। जीतू पटवारी, बाला बच्चन, रामनिवास रावत और सुरेंद्र चौधरी की भूमिका बदली जा सकती है। कमलेश्वर पटेल और नर्मदा प्रसाद प्रजापति भी उपाध्यक्ष पद से हटाई जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में वापसी के लिए कमलनाथ संगठन की सर्जरी करने में जुटे हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी जनवरी में अपना काम संभाल सकती है। मध्य प्रदेश में नवंबर 2023 में चुनाव है, लेकिन कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जब से दिल्ली के मेहरौली के जंगल से मिली हड्डियों से श्रद्धा के पिता विकास वालकर का डीएनए मैच हुआ है, तब से आफ्ताब की नींद उड़ गई है। अब शातिर आफ्ताब तिहाड़ जेल से बाहर आने के लिए बेचैन हो गया है। जेल से बाहर आने के लिए आफ्ताब ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन श्रद्धा के पिता ने भी श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की ठान ली है। श्रद्धा हत्याकांड में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। इस खुलासे के बाद तिहाड़ जेल में बंद सन की आफ्ताब की नींद उड़ गई है। दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में फेंकी गई श्रद्धा की हड्डियों में से श्रद्धा के पिता विकास वाकर का डीएनए मैच हो गया है। यानी आफ्ताब की निशानदेही पर मेहरौली के जंगलों से मिली हड्डियां श्रद्धा की ही हैं। इसका खुलासा होते ही शातिर आफ्ताब ने पुलिस से बचने के लिए अब एक नई चाल चली है। श्रद्धा का हत्यारा आफ्ताब अब जेल से बाहर आना चाहता है और इसके लिए उसने दिल्ली के साकेत कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है, जिस पर 17 दिसंबर को सुनवाई होगी। लेकिन श्रद्धा के पिता भी श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की ठान चुके हैं। आफ्ताब की हर एक शातिर चाल को नाकाम करने के लिए श्रद्धा के पिता अब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी सिलसिले में वो आज भायंदर पुलिस कमिश्नर से मिले। मेरी बेटी ने जो 2020 में नवंबर 2020 में जो कंप्लेंट की थी, उसके बारे में मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी। उसी बारे में मैंने उनसे कंप्लेंट की है कि वो हमें डैंग डिक्लेरेशन के लिए मुझे शायद आगे चल के केस के लिए काम आएगी, इसके लिए मैंने ये कंप्लेंट दी है। आफ्ताब और श्रद्धा दोनों दिल्ली में लिव इन में रहते थे और 18 मई को दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। इसके बाद सनकी आफ्ताब ने पहले श्रद्धा को बुरी तरह से पीटा, फिर उसकी हत्या कर दी। लेकिन डीएनए सैंपल मैच होने के बाद दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर जांच तेज कर दी है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने आफ्ताब के घर की एक बार फिर तलाशी ली है। उधर आफ्ताब जेल से बाहर आने के लिए तड़प रहा है, लेकिन अब आफ्ताब का गेम ओवर होने वाला है। अब आफ्ताब को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि दिल्ली के मेहरौली के जंगलों में फेंकी श्रद्धा की हड्डियों से श्रद्धा के पिता विकास वाकर का डीएनए मैच हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।